12 बजे के बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त अब नहीं होगी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल आज सेनेट में पेश कर दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तशद्दुद और इंतहा पसंदी की रोकथाम से मुतालिक बिल ऐवान में पेश करेंगे। हुकूमत किसी शख्स या तंजीम को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी पर लिस्ट 1 और 2 में शामिल कर सकेगी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुराद नजरियाती अकायद, मजहबी और सियासी मामलात में ताकत का इस्तेमाल और तशद्दुद है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में शामिल किसी फर्द या तंजीम की माली मुआवनत करना या तशद्दुद और दुश्मनी के लिए उकसाना भी शामिल है। इजलास में तोशा खाना के इंतजाम और ज़ाब्ते की फराहमी का बिल भी आज पेश किया जाएगा। और अभी आपको बताएं कि चीनी नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। ही लिंकपिंग सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। चीनी नायब वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के मुआहदे भी होंगे। वफाकी दारकूमत में चीनी मेहमान के इस्तकबाल की तैयारियाँ की जा चुकी हैं। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। डी चौक को पाक चीन परचमों और लाइट्स लगाकर सजा दिया गया है। मजीद तैयारियों के हवाले से अपडेट लेंगे आयशा शुएब से। जी आयशा। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर चीनी नायब वज़ीर आज़म आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इस्लामाबाद में डी चौक में हमें पाकिस्तान और चीन के जो परचम हैं वो जगह जगह पर आवेज़ा नज़र आ रहे हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको डी चौक दिखाते चलें तो डी चौक में बड़ी खूबसूरती से चाइना के और पाकिस्तान के जो परचम हैं उनको लगाया गया है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ तरह की जो लाइटिंग्स हैं वो भी लगाई गई हैं। 10वीं सालाना सीपेक की तकरीबात के मौके पर चीनी नायब वज़ीर आज़म जो हैं वो मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। उस सूरत हाल में तमाम तर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात किए गए हैं, मुख्तलिफ चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। आज चीनी नायब वज़ीर आज़म इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इस्लामाबाद आने के बाद वो वज़ीर आज़म से और सदर पाकिस्तान से मुलाकात भी करेंगे। 10वीं सालाना सीपेक की जो तकरीबात हैं उसमें मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। इसके साथ साथ अहम अमूर पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। चीनी नायब वज़ीर आज़म की आमद के मौके पर 2 रोज़ तक इस्लामाबाद में तातील का ऐलान भी किया गया है। 2 रोज़ तक इस्लामाबाद में स्कूल, दफातर, तमाम तर जो इदारे हैं वो बंद रहेंगे और इसके साथ साथ सिक्योरिटी को चेक एंड बैलेंस करने के लिए इस्लामाबाद के जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा आपका। चीन ने 6 माह बाद जोंग याई डोंग को पाकिस्तान के लिए नया सफ़ीर नामजद कर दिया है। चीनी सफ़ीर जल्द ओहदा संभालेंगे। ज़राए कहते हैं कि नामजद सफ़ीर जोंग याई डोंग चीन की वजारत ख़ारजा के सीनियर ऑफिसर और कहना मश्क सिफारतकार हैं। पाकिस्तान में चीन की नाज़िमुल अमूर पोंग चिन शुई बतौर क़ायम मक़ाम सफ़ीर अपने अमूर को संभाल रही हैं। और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 1 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए हैं। यूएई के आला हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने हवाई अड्डे पर वज़ीर ख़ारिजा का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारिजा मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैदुल नहान से मुलाकात करेंगे। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर ख़ारिजा का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मजबूत रवाबित और 2 तरफ़ा ताउन की अक्कासी करता है। अभी मानसून बारिशों के बाद की सूरत हाल के बारे में आपको अपडेट करें तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। पंजरा पुल का आर्जी रास्ता बह जाने के बायस बंद है। सखर, जैकबाबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों का कोयटा से ज़मीनी राब्ता मुअत्तल है। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स अजीज़ मरी से हम लेंगे। अजीज़ मरी, क्या सूरत हाल है? जी, बलूचिस्तान की जो मुख्तलिफ अजला हैं जिसमें जाफराबाद, नसीराबाद, बोलान, सिब्बी, झलमक्सी में जो है बारिशों ने जो है तबाही मचा दी है। जबकि पिंजरा पुल का जो आर्जी रास्ता है बोलान में वो तकरीबन 8 रोज से जो है मुअत्तल है। तकरीबन 2 रोज कबल जो है इसी रास्ते को बहाल करने की कोशिश की गई थी तब छोटी गाड़ियों को निकाल दिया गया था, लेकिन बाद में दोबारा बारिश से जो है रास्ते फिर जो है बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से सखर, जैकबाबाद और सिंध के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ से जो है कोयटा से जो है ज़मीनी राब्ता जो है मुअत्तल हो गया है। जबकि गुस्ता दिनों पिंजरा पुल को आर्जी तौर पर दोबारा भी बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये रास्ता जो है बारिश की वजह से फिर बह गया है। जबकि उस्ता मोहम्मद का जो इलाका है तहसील गंदाखा वहाँ भी जो है मिठी नहर और
जो कुबा नहर है वहाँ पे जो शगाब लगने से जो है दर्जनों जो है देहात भी जो है ज़ेर आब आ गए हैं। जी बहुत शुक्रिया अजीज मरी आपका। शदीद बारिशों के बाद सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली गवादर से रत्तो डेरो मोटरवे पर ट्रैफिक मुतासिर है। वहां की सूरत हाल हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे अल्ताफ हुसैन बाजोई से। जी अल्ताफ। जी बिल्कुल शुक्रिया। मानसून की बारिशों ने बलूचिस्तान भर में तबाही मचा दी। गुज़श्ता रात खुजा शहर और खुजा के गिरदनुमा इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ संगम पर, जो सूबे सिंध और सूबे बलूचिस्तान को मिलाने वाले वाहिद शारा M8 पर। गुज़श्ता रात वंगू की पहाड़ी इलाकों में बारिश के बायस M8 गवादर तो रटोदेरो आम ट्रैफिक के लिए मुअत्तल हो चुका है। ज़राए के मुताबिक NHA की जानिब से जुज़वी तौर पर मोटरसाइकिलों का रास्ता बहाल कर दिया गया, मगर हैवी ट्रैफिक के लिए तहार मोटरवे बंद है। जबकि हमारी शहरी और ड्राइवर हजरात से बात हुई, उनका कहना था कि NHA की जानिब से सालाना इस मद में लाखों रुपए बटोर दिए जा रहे हैं, मगर हर साल मोटरवे बारिश के नज़र हो जाती है, जो कि ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी उधर डेरा भुगटी में हालिया बारिशों के दौरान बड़े पैमाने पर कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा है। FC की जानिब से मुतासरीन की इमदाद जारी है। मुतासरा खानदानों में खैमे तकसीम किए गए। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे फैज़ भुगटी से। जी फैज़। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के दौरान जो है ना कच्चे मकानात को काफ़ी नुकसान पहुंचा। डेरा भुगटी और इसके मुलक्का इलाकों में जो है ज़्यादातर आबादी कच्चे मकानों का था, जिनको जो है बहुत नुकसान पहुंचा। जबकि इसकी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए FC बलूचिस्तान एक बार फिर आवाम की खिदमत के लिए हाजिर हुआ और उन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर जहाँ जहाँ जो मुतासरा लोग थे, जो मुतासरा खानदान थे, उनको जो है टैंक तकसीम किए। इस तरह डेरा भुगटी टाउन और उसके मुलक्का इलाकों तक 8,000 से 10,000 के करीब जो टेंट तकसीम किए गए। आवाम का कहना था कि FC बलूचिस्तान ने एक बार फिर हमें जो है ना मुश्किल वक्त में आकर हमारा साथ देकर हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया। उनका कहना था कि जो बारिशों के दौरान हमारे कच्चे जो मकानात है वो पिछले साल ही मुतासर हुए, जिनको अभी तक बहाल नहीं किया गया। उन्होंने हुकूमत बलूचिस्तान से अपील की, खुदारा हमारे लिए कोई जो है ना फौरी तौर पर कच्चे मकानात जो हमारे टूटे उनकी जो है मरम्मत और उनकी बहाली के लिए जो है फौरी तौर पर इकदाम उठाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चिलास में शदीद बारिशों और सैलाबी रैलों के बाद शारा कराकरम गंदरू से तत्ता पानी तक मुख्तलिफ मकामात पर गुज़श्ता रात से ब्लॉक है। शारा कराकरम की बंदी से सयाहों और मुसाफिरों की बड़ी तादाद फंसी हुई है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं मुसाफिरों को वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए? जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता रोज से शारा कराकरम जो है इस वक्त बंद है लैंड स्लाइडिंग की वजह से, और लैंड स्लाइडिंग की वजह से मुतअद्दिद गाड़ियाँ भी लैंड स्लाइडिंग की जिद में आ गए। गुज़श्ता रोज 2 अफराद भी इस लैंड स्लाइडिंग की वजह से जख्मी हो गए। ताहाल शारा कराकरम की बहाली मुमकिन नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से सियाहों की बड़ी तादाद वहाँ फंसी हुई है। गुज़श्ता रात से FWO हुकाम जो है रोड की बहाली के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन काम इंतहाई सुस्तरवी का शिकार है। दूसरी जानिब ये बताया जा रहा है कि लैंड स्लाइडिंग की वजह से काम की बहाली जो है वो रुकावट है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हुसैन आपका। उधर दरिया सिंध में खैरपुर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो चुका है। पीर गोट और गुम्बट के कच्चे के इलाके डूब गए हैं। 70 से ज़ायद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। इंतजामिया की जानिब से फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू करने के इक़दाम नहीं किए गए। मुतासर इलाकों में सैकड़ों एकड़ जवार, कपास, तिल, मकई समेत दीगर फसलें डूब चुकी हैं। दरिया सिंध में खैरपुर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो चुका है। पीर गोट और गुम्बट के इलाके जो हैं वो डूब चुके हैं। 70 से ज़ायद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। इंतजामिया की जानिब से फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू करने के इक़दाम नहीं किए गए। मुतासरा इलाकों में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें, जिनमें जवार, कपास, तिल और मकई समेत दीगर फसलें डूब चुकी हैं। राजनपुर कोहे ज़िलमान से आने वाले सैलाबी रैले ने कई मौज़ात में तबाही मचा दी है। कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी कपास की फसल तबाह हो गई है। अड्डा, चक शहीद की मार्केट और कब्रिस्तान डूब गए हैं। मज़ीद सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ हुसैन मशहूरी से। जी इम्तियाज़। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चक शहीद के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कोह सुलेमान का जो सैलाबी रेले का पानी है वो यहाँ तक पहुँच चुका है और इस इलाके के मुख्तलिफ मौज़ूआत भी डूब चुके हैं। इसके अलावा चक डुमरा हो गया और चक शहीद चक डुमरा की जो मेन मार्केट है वहाँ पर भी पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। शहरी आबादी के करीब जो उनकी बनी हुई है उस पर भी पानी पहुँच चुका है। इसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया की बात की जाए तो ज़िले इंतज़ामिया का भी यही कहना है
हमने तमाम तर सैलाबी हालात से निमटने के लिए मुकम्मल इंतजामात कर लिए हैं। इसके अलावा जो चक डुमरा का जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तानों के अंदर भी इस टाइम पानी फैल चुका है। इलाका मकीनों का यही कहना है कि अगर खुदा न खास्ता हमारी किसी किस्म की फौतगी हो जाती है तो हमारे लिए अपने प्यारों को दफनाने के लिए भी जगह नहीं है। इसके जो कपास की फसल है वो भी इस वक्त जो मुकम्मल है इस इलाके की वो डूब चुकी है। रेस्क्यू 1112 की जानिब से भी यही कहा गया है कि हमने अपना कैंप यहाँ पर लगा दिया है। कहीं से भी हमें कोई भी इतलात मौसूल होती हैं कि कोई पानी के अंदर फंसे हुए लोग हैं, उनको निकालने के लिए तो हम फ़ौरन इंशाअल्लाह अपनी रेस्क्यू करके उन लोगों को बर वक्त अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर उनको बहुत जल्द निकाल लेंगे। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ आपका। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। सैनिक इजलास जारी है और शहरी रहमान इज़हार ख्याल कर रही हैं। आपकी मतलब अक्स में नहीं होना चाहते और अगर बेहतरी लाना चाहते हैं हमारे साथ प्लीज कोऑपरेट करें। शुक्रिया। ऑनरेबल सेनेटर इरफान सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। एक तो मैं जो मुश्ताक साहब ने कुरान करीम की बेहुरमती की बात की है और आपने रूलिंग दी है कि वो आपकी चैम्बर में आएंगे और उनकी ख्वाहिश और पूरे ऐवान की ख्वाहिश के मुताबिक उस पर जो भी एक्शन है वो हो जाएगा। अभी जो मोहतरमा श्री रहमान साहिबा ने भी कहा और उधर से भी आवाज़ें आई, मैं छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। बीइंग मेंबर ऑफ ए रूलिंग पार्टी, हमें शायद ये कंपल्शन है कि हम अपना वोट दें इन बिल्स को और हम देंगे, लेकिन एक गुजारिश ये ज़रूर करनी चाहिए कि बाज़ बिल बड़े ही इम्पॉर्टेंट है। मसलन ये बिल जो है प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एक्ट 2023, ये बहुत वास्ट एरियाज को कवर कर रहा है सर। ये 33 आर्टिकल्स हैं इसके और 100 से ज़्यादा, मोर देन 100 इसकी सब क्लासेस हैं। और ये ज़िंदगी के दायरे के अंदर आने वाले, चाहे कोई सियासतदान है, चाहे कोई उलमाए कराम में से है, चाहे कोई आम फर्द है, उन सब पे मुहित होता है और उनके सब के हुकूक सलब करता है, उनके हुकूक पे कदगने लगाता है। और कल जब ये बिल, अब ये कौमी असेंबली से नहीं आया, वहाँ ना उसने देखा है स्टैंडिंग कमेटी ने, ना ऐवान ने देखा, ये डायरेक्ट हमारे पास आया। डायरेक्ट हमारे पास आने के बाद ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको कौमी असेंबली में भेजने से पहले थारोली देखें। हम इसके एम्स, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके मकासद, इसके अहदाफ से इत्तफाक करते हैं, लेकिन हमें ये खदशा है कि ये कानून अगर जूं का तूं जिस तरह हमारे सामने आया है, मंजूर हो गया, बगैर कमेटी में गए, बगैर इस हाउस में डिस्कस हुए, तो फिर हमारे लिए शायद आने वाले दिनों में ये एक ऐसा शिकंजा होगा जिसमें से पता नहीं कौन कौन कसा जाएगा और फिर वो कहेगा जी कि जब कानून बन रहे थे तो आप कहाँ थे। ये मैं ऐवान के रिकॉर्ड पे लाना चाहता था और ताकि हमें ये बिल पास करते वक्त ये जहन में रखना चाहिए कि ये 33 आर्टिकल्स और इसकी 100 झैली शिकें हमारी आज़ादी। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। चौधरी मंजूर साहब हैं, फॉर्मर MNA, मेरे राइट साइड पे बैठे हैं। वेलकम टू द हाउस। वेलकम बैक। घरेलू तशद्दुद का शिकार कमसिन मुलाजमा का लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में इलाज जारी है। प्रिंसिपल लाहौर जनरल हॉस्पिटल प्रोफेसर फरीद जफर कहते हैं कि रिजवाना को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, हार्ट रेट भी ऊपर चला जाता है। मेडिकल बोर्ड रिजवाना का तफसीली मुआयना करेगा और आज ही ये तफसीली मुआयना किया जाएगा। घरेलू तशद्दुद का शिकार कमसिन मुलाजमा का लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में इस वक्त ट्रीटमेंट जारी है और उसकी हालत के बारे में मज़ीद अपडेट्स ले लेते हैं। डेप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर मियां नवीद हमारे साथ हैं। मियां नवीद, क्या अपडेट करेंगे? बच्चे की हालत कैसी है? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, डॉक्टर का यही कहना है कि जो सिचुएशन है वो गिरती है अचानक की वजह से, जो है वो ऑक्सीजन मेंटेन नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो आ रहा है रिजवाना को, वो यही है कि हार्ट रेट ऊपर चला जाता है। इस हवाले से आज प्रिंसिपल फरीद जफर का यही कहना है कि अभी थोड़ी देर बाद जो है मेडिकल बोर्ड दोबारा बैठेगा और इस हवाले से मेडिकल बोर्ड में कुछ डॉक्टर्स और शामिल किए जा रहे हैं जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिल के डॉक्टर हैं, जिन्ना अस्पताल से उनको बुलाया जा रहा है ताकि वो इस मामले को देखें कि उनकी हार्ट बीट जो ऊपर चली जाती है। बाकी जो है वो बोर्ड अभी तिब्बी मुआयना करेगा, उसके बाद मजीद तफसीलात का पता चलेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां नवीद आपका।
अभी खबर देंगे आपको कराची से। कराची के इलाके कोरंगी BNT सोसाइटी में फैक्ट्री की छत के मलबे तले दबे तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। 11 जख्मियों को जिन्ना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मलबा हटाने का काम ताहाल जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हम्माद यूसुफ कराची से हमारे साथ हैं। जी हम्माद। जी, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया PNT सोसाइटी में जो है कारखाने की छत गिरने का हादसा पेश आया था, जिसके नतीजे में जो है 11 अफराद ज़ख्मी हुए थे। रेस्क्यू का जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया है। मेरे कैमरामैन आरिफ वली आपको दिखाएं कि ये वो कारखाना है जिसकी छत गिरी है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो है 11 से 12 जो है मजदूर काम कर रहे थे। ये पापे बनाने का कारखाना बताया जा रहा है जिसकी छत गिरी है। पूरी जो है कारखाना जो है वो तहस नहस हो गया है। मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है और जो है तमाम के तमाम जो मजदूर हैं उनको बाहिफाजत जो है बाहर निकाला गया। 11 से 12 अफराद के जख्मी होने की इत्तला आई है, जबकि ये कहा गया है कि जिसमें से 2 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। कहा यह जा रहा था कि वो जो 2 मजदूर हैं वो भट्टी के पास काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो छत गिरने की वजह से वो झुलस गए हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तमाम के तमाम अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाला गया है। ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन तो है रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि जानी नुकसान होने की अब तक कोई इत्तला नहीं मिली है। जी, बहुत शुक्रिया हम्माद आपका। कराची की सड़कों पर पड़े गड्ढे मौत का सबब बनने लगे हैं। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में मोटरसाइकिल से गड्ढे में गिरने वाली मां और बेटी को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल डाला। 30 साला नगीना और 5 साला अरमिश मौके पर ही दम तोड़ गईं। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक को अपनी तहवील में ले लिया है। मुलजिम आकिब के खिलाफ लड़की के अहले खाना की मुद्दईयत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अहले खाना गम से निढाल हैं। मज़ीद सूरत हाल जानेंगे सुमैया खुर्शीद से। जी सुमैया। बिल्कुल, देखिए कराची में आए रोज़ ऐसे वाक़यात सुनने में आते हैं कि गटर में गिरकर जो है शहरी जहाँ बहक हो गए, गहरे गड्ढे में शहरी गिर के जहाँ बहक हो गए, या फिर नाले में शहरी बह गए और वो अपनी जान की बाजी हार गए। मैं इस वक्त जो है पुराने गोलीमार के फैज़ान के घर में मौजूद हूँ, जिसका हंसता वस्ता घर आवारा कुत्तों की जद में आके, गहरे गड्ढे की जद में आके और सामने से जो है आते हुए ट्रक, अंधे ट्रक की जद में आके हंसता वस्ता घर उजड़ गया। असल में जो इस वाक़ये में आवारा कुत्तों ने हमला किया था, गहरे गड्ढे में आप गिरे थे या ट्रक सामने से आ रहा था, असल वाक़या क्या है? मैं गहरे गड्ढे में नहीं गिरा था, मैं नाश्ता लेके आ रहा था, ट्रक की लाइटें भी नहीं जल रही थी, मुझे ट्रक तो नज़र ही नहीं आया। जब मैं करीब से गुजर रहा था, मैंने कुत्ते भी वहाँ बैठे हुए थे, मैंने कहीं कुत्ते मेरे बच्चों को ना काट ले। मैंने गाड़ी ऐसे करी, गाड़ी बैलेंस हुई, मेरा हाथ लगा ट्रक के ऊपर। ट्रक तो बहुत जगह थी उस साइड पे, लेकिन वो मेरी साइड से ज़्यादा साइड आ रहा था। मेरा हाथ लगा ट्रक के ऊपर, गाड़ी मेरी इस साइड गिरी और मेरी बच्ची उस साइड गिरी। कराची में ये पहला वाक़या नहीं हुआ जब शहरी जो है वो ट्रक के नीचे आके पूरी हस्ती बस्ती जो घराना उनका ख़त्म हो गया, लेकिन ट्रक को हम नज़र नहीं आया और ट्रक जो है उनकी एक बेटी और बीवी को जो है वो कुचल के चला गया। बहुत शुक्रिया सुमैया आपका। राजनपुर के इलाके फाजिलपुर में तेज़ रफ्तार बस उलट गई। हादसे में 4 मुसाफिर जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मी अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। बेशतर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। मुसाफिर बस में सखी सरवर से जैकबाबाद जाने वाले ज़ायरीन सवार थे। वेलकम बैक। बलूचिस्तान में ओपन मार्केट में बुनियादी खुराक की अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, जिनमें आटा और चीनी शामिल है। ऐसे में यूटिलिटी स्टोर्स लोगों को रिलीफ की फ्राहमी में अहम किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन कोयटा शहर में यूटिलिटी स्टोर्स लोगों को रिलीफ की फ्राहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं। तफसीलात के लिए हम्माद अली की रिपोर्ट देखिए। यूटिलिटी स्टोर्स लोगों को रिलीफ की फराहमी में हो गए नाकाम। आटे और चीनी की अदम दस्तयाबी का तो बाकायदा बोर्ड ही आवेजा कर दिया गया। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2800, जबकि चीनी की फी किलो कीमत 140 रुपए से जायद हो गई। महंगाई के सताए लोग जब यूटिलिटी स्टोर्स आते हैं तो मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलता। मार्केट में चावल, आटा, चीनी इसके रेट जैसे कि ज़्यादा हैं, इसीलिए हम यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं। हम यहाँ यूटिलिटी स्टोर आते हैं, यहाँ पे जो है ना चावल है, ना आटा है, ना चीनी है। आवाम जो महंगाई ने आवाम का कमर तोड़ रखा है, उसी तरह देखिए अब अशिया खुदरोश का मिलना भी नामुमकिन और बल्कि परेशान कुन बात हो चुकी है। जैसे हम तलबा है, हम यहाँ पर रह रहे हैं, काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से रह रहे हैं, लेकिन हमें अशिया खुदरोश यूटिलिटी से नहीं मिल रहा है। लोगों का हुकूमत और इंतज़ामिया से मुतालबा है कि महंगाई पर काबू पाने के हवाले से इनकी जो जिम्मेदारियां हैं कुछ तो तवज्जो इनकी जानिब भी दें। कैमरामैन आसिम बलोच के साथ हम्माद अली, नियो, कोयटा।
اور ادھر لاہور میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ گزشتہ ہفتے کی نسبت موجودہ ہفتے میں سبزیوں کی فی کلو قیمتیں 20 سے 30 روپے تک کا اضافہ ہو چکا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ پرائس کنٹرول میجسٹریٹ مارکیٹوں کا وزٹ نہیں کرتے، جس وجہ سے دکاندار من مانے ریٹس وصول کر رہے ہیں۔ مزید صورتحال جان لیتے ہیں حافظ محبوب علی سے۔ جی حافظ۔ جی بالکل، بات کی جائے مہنگائی کی تو اس ہفتے بھی جو ہے مہنگائی کی سپیڈ جو ہے وہ اوور سپیڈ ہو چکی ہے۔ سبزی کی قیمتوں میں جو ہے بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ پچھلے ہفتے کی نسبت اس ہفتے جو ہے وہ آلو کی قیمت میں جو ہے 5 روپے اضافہ ہوا، ٹماٹر کی قیمت میں 7 روپے، جبکہ پیاز جو ہے اس کی قیمت میں 10 روپے جو ہے فی کلو کے حساب سے جو ہے وہ اضافہ ہوا، جبکہ میتھی کی بات کی جائے تو اس کی قیمت میں جو ہے وہ 30 روپے اضافے کے بعد 250 روپے فی کلو ہو چکی ہے۔ مٹر جو ہے وہ بھی 10 روپے اضافے کے بعد 250 روپے فی کلو جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے۔ شہری کو کہنا ہے کہ حکومت جو ہے عوام کو جو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ آئے روز جو ہے وہ سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح بات کی جائے سیب جو سرکاری نقنامے میں آج اس کے ریٹ ہیں وہ 200 روپے فی کلو، کیلا جو ہے وہ 150 روپے درجہ اول، کیونکہ مارکیٹ میں جو ہے وہ 130 سے 140 روپے فی درجن کے حساب سے جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے انار کی بات کی جائے تو 200 روپے فی کلو کے حساب سے جو ہے انار فروخت ہو رہا ہے، اور جو سرکاری نقنامے میں ریٹ ہوتا ہے اس کے برعکس جو ہے وہ دکانوں میں فروخت کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر جو ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، جو لوگ دکاندار منمانی کے ریٹ وصول کر رہے ہیں، تاکہ عام آدمی جو ہے وہ سستی اور معیاری اشیاء جو ہے وہ خرید سکے۔ جی ادھر فیصل آباد میں چینی اور آٹے کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے۔ اتوار بازاروں میں بھی مہنگائی نے عوام کو مایوسی میں مبتلا کر دیا ہے۔ مزید وہاں کی صورتحال جانیں گے ہمارے نمائندے وقاص شہراز سے۔ جی وقاص۔ جی بالکل، مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا۔ اس وقت بھی مہنگائی جو ہے اس کا جن بے قابو ہو چکا ہے۔ اشیاء خردنوش کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، سبزیوں، دالوں، چینی اور گھی کی قیمت میں بھی ایک متفر اضافہ ہو چکا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آٹا بھی جو ہے اس کی قیمت دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، جس پر جو ہے شہری جو ہے خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ سستے بازاروں کے حوالے سے بات کی جائے، سستے اتوار بازار جو لگائے جاتے ہیں وہاں پر بھی جو ہے مہنگائی کی دہائی ہے۔ شہری وہاں پر پہنچتے تو ہیں لیکن مایوس ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ جی آپ کیا کہیں گے مہنگائی کے حوالے سے؟ سر مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، غریب آدمی کی پہنچ تو دور ہو گیا۔ کسی نو تو شرم یا ہونی چاہیے۔ بہت انہوں نے غریب دی روٹی بھی جیڑی وہ بھی چھین لی، بہت زیادہ انہوں نے نا پریشان کر چڑیا اب غریب عوام نو، اوپرلے طبقے نو کوئی نہیں ہے نا سر۔ ہاں جی بالکل، شہری جو ہے وہ خاصے پریشان ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے، تاکہ جو عام آدمی کی زندگی جو جیون بن چکی ہے وہ کچھ نہ کچھ ان کی مشکلات کم ہو سکیں۔ جی پشاور میں اشیاء خوردنوش تاحال لوگوں کی پہنچ سے دور ہیں۔ مقامی مارکیٹ میں چینی بدستور 140 روپے فی کلو اور 20 کلو گرام آٹے کا تھیلا 2750 روپے، چاول 350 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ اس طرح سے ٹماٹر، آلو، ہری مرچ اور دیگر سبزیوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ اتوار بازار میں بھی لوگوں کو ریلیف میسر نہیں۔ مزید صورتحال جمیل خان سے ہم جانیں گے۔ جی جمیل۔ جی بالکل، یقیناً ملک کے دیگر حصوں کی طرح پشاور میں بھی مہنگائی کی بدترین لہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں تقریباً روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے شہری انتہائی پریشان ہے۔ اس وقت مارکیٹ میں چینی فی کلو تقریباً 150 روپے پہ مل رہا ہے۔ اسی طرح دال چنا 240 پہ، لوبیا 460 تک پہنچ گیا فی کلو۔ ساتھ ساتھ آٹا جو ہے 2750 روپے پہ 20 کلو کا تیل مل رہا ہے۔ ایک شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی بات کریں گے کہ کتنے تنگ آ چکے ہیں مہنگائی سے۔ جی بتائیے گا۔ ہر حکومت آتا ہے اور دعوے کرتا ہے کہ ہم مہنگائی کو ختم کر لیں گے، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا۔ یہاں روز قیمتیں چینج ہوتی رہتی ہے اور کبھی ہم نے نہیں سنا کہ قیمتیں نیچے گر گئی، روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ہم سے تو ہمسایہ ملک افغانستان ہے، وہ پوری دنیا میں سب سے سستا ترین ملک ہے آج کل۔ وہاں پہ 36 روپے لیٹر فی پیٹرول ہے اور یہاں پہ ہمارے 300 تک ریٹ پہنچ گیا ہے۔ بالکل، یہاں پہ شہری کہتے ہیں کہ حکمرانوں کی جانب سے دعوے تو کیے جاتے ہیں مہنگائی ختم کرنے کے لیے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ روزانہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ شکریہ جمیل آپ کا۔ ویلکم بیک۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کلیئر کرائے گئے علاقوں، گرفتار اور ہلاک ڈاکوؤں کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے۔ کچے میں کرمنلز، ڈاکوؤں اور دہشت گردوں سے 60,000 ایکڑ سے زائد رقبہ خالی کرا لیا گیا ہے۔ آپریشن کے دوران 12 خطرناک ڈاکو ہلاک ہوئے، 51 گرفتار ہوئے، 26 نے خود کو سرنڈر کیا، 50 سے زائد مغویوں کو باحفاظت بازیاب کرایا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے حماد اسلم سے۔ جی حماد۔
جی بالکل، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ کچا آپریشن میں ڈاکوں کی کمین گاہوں اور خفیہ ٹھکانوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور فلڈ سیزن کے بعد بھی آپریشن جاری ہے۔ 50 سے زائد مقبروں کو کچا کرمنلز کے چنگل سے بحفاظت جو بازیاب بھی کروایا گیا۔ کچا آپریشن کے دوران ایک جوان نے جام شہادت نوش کیا، 7 پولیس اہلکار شدید زخمی ہوئے، جبکہ دوسری طرف آپریشن کے دوران 12 خطرناک ڈاکو ہلاک کیے گئے، 51 گرفتار کیے گئے، 26 نے خود کو سرنڈر بھی کر دیا گیا ہے۔ جبکہ آئی جی پنجاب نے سختی سے شہریوں سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ ہنی ٹریپ سے بچا جائے اور جو بھی کچا خیریہ ہے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے 6 پولیس پولز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ کچا کے مقامی افراد کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے 6 ڈسپینسریاں بھی قائم کر دی گئی ہیں۔ پنجاب حکومت نے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ علاقے میں سڑکیں، پل اور دیگر انفراسٹرکچر بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے تاکہ ہنی ٹریپ کے تدارک اور ملوث مجرمان کا پابند سلاسل کرنا پولیس کی ترجیحات میں شامل ہے اور اس کا کلا کما کرنے کے لیے پولیس ہر وہ اقدامات عمل میں لا رہی ہے جسے شہریوں کو تحفظ دیا جا سکے۔ جبکہ دوسری طرف شہری اور کاروباری لوگ ہنی ٹریپ سے بچنے کے لیے رحیم یار خان پولیس کے خصوصی نمبر 06892303337 سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی خاتون کال کر کے جنوبی پنجاب یا سندھ کے علاقے میں بلائے تو فوری پولیس کو اطلاع کریں۔ کسی شہری کو سستی اس پہ نہیں کرنی چاہیے اور پولیس سے فوری مدد اور تعاون کے حوالے سے پولیس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حماد آپ کا۔ اور پاکستان منرل سمٹ روشن مستقبل کی نوید ہے۔ حکومت اور آرمی چیف کی کاوشوں سے پاکستان پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ منرل سمٹ کا انعقاد 1 اگست کو اسلام آباد میں ہوگا۔ وزیر اعظم مہمان خصوصی جبکہ آرمی چیف گیسٹ آف آنر کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان منرل سمٹ ملک کی معاشی ترقی کا سنہری زینہ، زمین کی گہرائیوں سے چمکتے ہوئے خزانے پاکستان کے لیے روشن مستقبل کی نوید سنا رہے ہیں۔ پاکستان منرل سمٹ کا انعقاد 1 اگست کو اسلام آباد میں کیا جا رہا ہے۔ سمٹ کا اولین ہدف پاکستان میں دوست ممالک کی جانب سے براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کو بڑھانا ہے۔ سیمینار میں وزیر اعظم پاکستان مہمان خصوصی جبکہ چیف آف آرمی اسٹاف مہمان اعزاز کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ ماہر معدنیات بیرک مارک بیرسٹو کا کہنا ہے کہ ریکوڈک دنیا کے سب سے وسیع پیمانے پر دریافت کیے گئے کاپر اور گولڈ کے ذخائر ہیں۔ منصوبے کے تحت پاکستان بالخصوص بلوچستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو بے انتہا فروغ ملے گا۔ Development of Reko Diq, one of the world's larger undeveloped copper gold deposits, represents a significant investment in Pakistan and the province of Balochistan, and there's undoubtedly more to be discovered. ہمارے پاس جو معدنیات ہیں، ہمارے ہاں جو مائننگ ہوتی ہے اس پہ 1 اگست کو، جس میں دنیا کے مختلف ممالک سے بالخصوص یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے، سعودی عربیہ سے اور دیگر ممالک سے وزراء بھی آ رہے ہیں، سفراء بھی آ رہے ہیں، انویسٹرز بھی آ رہے ہیں، بڑی بڑی انویسٹمنٹ کمپنیز آ رہی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی تشریف لائیں۔ مینیجنگ ڈائریکٹر GHPL مسعود نبی اور ریکوڈک مائننگ کمپنی کے کنٹری مینیجر علی احسان نے منرل سمٹ کو ملک کی ترقی کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔